गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो नाइन्थ साइंस का जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ के आगे का भाग वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण होता है यानी क्वथनांक से कम तापमान पर किसी भी द्रव के जो वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, यानी जो द्रव होता है उसके वाष्प में जो बदलने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। आज अपन इसके आगे का टॉपिक देखेंगे कि वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है। इसके अंदर जैसे पहला पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर एक परख नली के अंदर आपको क्या करना है, 5 ml जल लेना है और इसे खिड़की के पास में या पंखे के नीचे रख देना है। फिर दूसरे आपको क्या लिखना है, लेना है खुली रखी चीनी मिट्टी की जो प्याली आती है आपके घरों के अंदर, जो प्याली होती है चीनी मिट्टी की, उसके अंदर 5 ml जल को खिड़की के पास या पंखे के पास के नीचे रख देना है। इसके बाद में खुली चीनी मिट्टी, तीसरा है आपके खुली चीनी मिट्टी की प्याले में 5 ml जल लेकर उसमें अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख देना है और फिर कमरे के तापमान को आपको अलग अलग नोट करना है। ठीक है, तब आप इससे क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो वाष्पीकरण की दर होती है वो सभी जगह अलग अलग होती है, वो उनके तापमान के ऊपर निर्भर रहती है। यदि तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो कोई भी द्रव, किसी भी द्रव का जो वाष्पीकरण है वो जल्दी से हो जाएगा। तो अपन ये क्रियाकलाप इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपन समझ सकें कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ में बढ़ती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है आपके सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा करेंगे अपन किसी भी वस्तु का तो उसका वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एक तो आप क्या करते हो, परखनली के अंदर पानी डाल के धूप में रखते हो, और एक आप जब फर्श के ऊपर पानी गिरा देता हो तो वाष्पीकरण सबसे पहले किसका होगा, वाष्पीकरण यानी जो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी जो फर्श पर पानी गिरा है उसके वो उसने ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरा है तो उसका वाष्पीकरण जल्दी से हो जाएगा। और परखनली में रखा हुआ पानी या किसी प्याली में रखा हुआ पानी का वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा, उसके अंदर टाइम लगेगा। तो देखो पहला कारक क्या है, वाष्पीकरण दर को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर सबसे पहला पॉइंट है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक क्या है, सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी आप समझ गए, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा अपन फैलाएंगे वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी पानी को अपन जितना ज़्यादा फैलाते हैं, जैसे कहीं पानी इकट्ठा होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको दूर दूर करते हैं जिससे आसानी से क्या हो जाए, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए और आसानी से पानी वापस सूख जाए। अपन घरों के अंदर भी देखते हैं फर्श पर पानी गिरता है तो वो जल्दी सूख जाता है, और यही पानी यदि किसी आप प्याली वगैरह और दूसरी वस्तु के अंदर रखते हो तो उसके अंदर टाइम लगता है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर या क्षेत्रफल। जैसे आप कपड़े सुखाते हो तो क्या करते हो, उनको फैलाकर सुखाते हो। यदि आप उनको क्या करोगे, तो इनको जैसे आपने उसको निचोड़ के आपने जैसे कि जैसे रख दिया, उसको नहीं फैलाया तो वो क्या सूख जाएगा, जल्दी से नहीं सूखेगा। इसलिए आप क्या करते हो, कपड़े को झटक कर आप क्या कर देते हो, फैला देते हो, ताकि वो क्या हो, जल्दी सूख जाता हो, क्योंकि उसके अंदर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फैलाने से क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और कोई भी जो वस्तु होती है उसके अंदर वो जल्दी से सूख जाएगी, जैसे कपड़े अपने वगैरह जल्दी सूख जाते हैं। इसके आगे देखो दूसरा पॉइंट, तापमान में वृद्धि। दूसरा है आपके तापमान के अंदर वृद्धि। देखो तापमान में वृद्धि यदि करेंगे तो क्या होगा, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो द्रव के कण होंगे उनको क्या मिलेगी, पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलेगी, जिससे उनके कण क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे, वाष्पीकृत होते जाएंगे। यानी वाष्पीकरण का मतलब ही यही है, किसी भी द्रव का वाष्प में बदलना, वो जल्दी से वाष्प में बदल जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे अपन किसी वस्तु, किसी भी द्रव को तापमान गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके कण जल्दी से दूर दूर होंगे। जैसे आप घरों के अंदर खाना वगैरह बनाते हो, उबालने के अंदर वाष्पीकरण के अंदर दोनों के अंदर अंतर है। जो पानी उबालने की जो दर होती है वो क्या होती है, बहुत ही जल्दी से होती है और एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर होती है, जबकि वाष्पीकरण की जो दर होती है बहुत ही धीमी धीमी गति से होती है और इसमें समय भी लगता है।
तीसरा पॉइंट है, यानी अब दूसरा हो गया आपके तापमान में वृद्धि करने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि उनके कणों के बीच में तापमान वृद्धि करने से गतिज ऊर्जा के अंदर वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आपके आर्द्रता में कमी। आप सब जानते हो जितनी ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़ती है और जितना शुष्क एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, वातावरण के अंदर जल वाष्प की मात्रा कम होती है। इसके कारण क्या होता है, गर्मी ज़्यादा रहेगी तो तापमान भी ज़्यादा रहेगा, जिससे जल वाष्प की क्या होगी, कमी होगी, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी आर्द्रता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ताप आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पन कम होगा, और आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आर्द्रता क्या होती है, वायु में विद्यमान जो जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे आप। किसी भी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की क्या होगी, दर घट जाएगी। यानी इसके कहने का मतलब है, यदि वातावरण के अंदर जैसे बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो वातावरण में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो उसके अंदर सर्दियों में कपड़े लेट सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये अपन कह सकते हैं आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और यदि आर्द्रता ज़्यादा होगी यानी जल वाष्पीकरण वातावरण में ज़्यादा होंगे तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे देखो आपके चौथा पॉइंट है आपके वायु की गति में वृद्धि। यदि क्या होगा, तेज हवाएं वगैरह चलेगी तो क्या होगा, तेज हवाएं वगैरह चलेगी तो आप देखते हो कपड़े वगैरह जल्दी से सूख जाते हैं, या द्रव वगैरह होता है उसका वाष्पीकरण क्या होता है, जल्दी से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो हम जानते हैं कि तेज वायु के अंदर क्या होते हैं, कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, और वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जल वाष्प की मात्रा घट जाएगी, और जल वाष्प की मात्रा जैसे ही घटेगी और कपड़े जल्दी से सूखने लग जाएंगे। तो ये हमने अपन ने चार कारण देखे। एक तो था सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर यानी क्षेत्रफल बढ़ने पर, दूसरा था तापमान के अंदर वृद्धि, और तीसरा था आपके आर्द्रता में कमी, और चौथा है वायु की गति में वृद्धि। इन सब के कारण क्या होती है, अलग अलग इनके प्रभाव होते हैं। ये तो थे अपने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसके आगे वाष्पीकरण के कारण आपको ठंडक कैसे महसूस होती है। जैसे आपको कूलर की हवा ठंडी लगती है, मटकी का पानी ठंडा कैसे होता है, या फिर आपको पसीना होता है तो आपको क्या होती है, जैसे आप वापस पसीना होती है तो भी आपको जैसे तेज हवा चलती है तो आपको ठंडक महसूस होती है। इसके अलावा जो नेल पॉलिश लगाने वाला जो होता है, उसको जब आप एसीटोन होता है, जब आप उसको हाथ में लेते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, यानी वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। इसके लिए आइए देखें अपन आगे। आप देखो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और इसी तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण क्या होती है, आपको शीतलता महसूस होती है। जैसे कि क्या हो रहा है, अपन कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु यदि खुली पड़ी रहेगी तो उसके अंदर वाष्पीकरण दर ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण दर के कारण होने के कारण जो उसके द्रव के कणों के अंदर ऊर्जा के अंदर कमी हो जाएगी। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, द्रव के कण अपने जो आसपास का जो एरिया होता है उससे वापस क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और जैसे ऊर्जा अवशोषित करते हैं तो क्या होती है, अपने को शीतलता या ठंडक महसूस होती है। तो देखो इसके उदाहरण दे रखे हैं आपके। पहला उदाहरण दे रखा है, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले जो द्रव होता है उसको अपने हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, अपने जो टेम्परेचर के अनुसार अपने जैसे अपने हथेली पर रखेंगे तो अपना तापमान जैसे क्या होता है, अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा, जो अपनी हथेली है वो आसपास के कणों से क्या होगी, कणों से ऊर्जा ग्रहण करेगी, और ऊर्जा ग्रहण करने से आपको जैसे आप एसीटोन रखोगे अपने हथेली के अंदर आपको ठंडक महसूस होने लग जाएगी। तो क्या होता है, इसके कण आपको हथेली में जैसे इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करने से वाष्पीकृत हो जाते हैं, और हथेली में आपको क्या होती है, शीतलता महसूस होने लगती है। इसके अलावा आप देखते हो जब तेज धूप पड़ती है तो अपन गर्मी के दिनों के अंदर क्या करते हैं, छत या जो खुला स्थान होता है वहाँ पर क्या करते हैं, जल वगैरह छिड़कते हैं। क्यों, इसका क्या कारण है, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। यानी गुप्त ऊष्मा अपन ने पहले ही पढ़ा था, यानी 1 किलोग्राम जो द्रव होता है उसके एक वायुमंडलीय दाब के ऊपर गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे पानी वगैरह को अपनी जो अपनी छत वगैरह होती है उनके ऊपर डालते हैं, जिससे क्या होता है,
जिससे द्रव के कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन वो क्या करेगी, अपने आसपास के कणों से क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिससे कि अपने को ठंडक महसूस होने लग जाती है। इसके अलावा तीसरा उदाहरण दे रखा है कि अपन गर्मियों के दिनों में अपन क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सूती कपड़ा होता है क्या करता है, पानी को यानी पसीने को क्या करता है, अधिक अवशोषित करता है। अवशोषित करने से अपने को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। इसलिए ज़्यादातर अपन गर्मियों के अंदर सूती कपड़े पहनने को बोला जाता है। देखो, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हम ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्प के दौरान द्रव की सतह कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्पीकरण के अंदर प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे अपना शरीर क्या होता है, शीतल हो जाता है। चूंकि अपन सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि अपने सूती कपड़ों के अंदर जल का अवशोषण अधिक होगा, इससे हमारा पसीना भी अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगला उदाहरण दे रखा है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। यानी जैसे आप ऐसे फ्रिज के अंदर बोतल रखते हो, तो आप जैसे उसको बाहर निकालते हो, आप देखते हो उसके अंदर आपको पानी की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती है। जैसे किसी बर्तन में हम जैसे बर्फीला जल रखते हैं, तो जल्दी बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। क्यों, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो वायु से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जल वाष्प की जो ऊर्जा होती है, वो जैसे ठंडे पानी से टकराती है, तो उसकी संपर्क में आकर उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो किस में बदल जाता है, द्रव के अंदर बदल, जल वाष्प है जो किस में बदल जाता है, द्रव के अंदर बदल जाता है, जिससे अपन एक तरह से संघनन भी बोलते हैं, और जो हमें जल बूंदों के रूप में नजर आता है। तो ये तो हुआ आज अपने जो चैप्टर है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होता है। इसके आगे जो भी इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो अपने अगली